मिश्रा जी, आपको क्या लगता है कि क्या क्या कारण हो सकते हैं जो ये इस बार तबाही की जो आहट मिल रही है? पहली बात तो आपने जिस तरह से प्रोग्राम शुरू किया कि बाढ़ से तबाही नहीं, यमुना की तबाही हो चुकी है। ठीक है। और देखिए, यमुना एक नदी है और नदी एक एक प्राकृतिक स्वरूप होता है नदी का, जिसमें कि बाढ़ का आना एक बहुत ही स्वाभाविक नेचुरल फिनोमेना है। जब तेज पानी आएगा, तेज पानी जगह जगह से उसके कैचमेंट से आके नदी तक पहुंचेगा और फिर नदी उसको अपने साथ बहा के ले जाएगी। तो जब बाढ़ की बात आती है तो फिर खादर की बात आती है, जिसको हम कहते हैं फ्लड प्लेन्स। ठीक है। तो नदी का जो एक प्राकृतिक स्वरूप है, उसमें उसका फ्लड प्लेन एक बहुत ही अहम हिस्सा है। अब अगर आप इस बात को नहीं समझें और आप उसके फ्लड प्लेन को संकरा करते रहें, तो वही पानी जो कि मान लीजिए 10 किलोमीटर में फैलता होता, जी। आज अगर वो 2 किलोमीटर में फैलेगा तो पानी है, उसको तो कहीं ना कहीं जाना ही है। जी, जी। तो वो फिर एक तबाही का स्वरूप ले लेता है। जी। तबाही नदी कभी नहीं करती, तबाही ईश्वर कभी नहीं करता, तबाही हम इनवाइट करते हैं। नदी को तो अपनी जगह चाहिए, जितनी अगर पहले 10 किलोमीटर एरिया था तो अब 2 किलोमीटर एरिया हो गया, तो इसका कारण क्या है? ये एरिया जो कम होता जा रहा है, देखिए क्या है कि पहली बात, हमारे देश में नदी के लिए, नदी की सुरक्षा के लिए, नदी की खादर की सुरक्षा के लिए कोई कानून नहीं है। जब कोई कानून नहीं है, क्योंकि नियम कानून से निकलते हैं, जी। जब कोई कानून नहीं है तो नियम नहीं है, जब नियम नहीं है तो कोई भी बंदा अगर खादर में जाके कुछ कर रहा है, मकान बना रहा है, उसको रोकने वाला कोई नहीं, क्योंकि कोई कानून ही नहीं। तो लोगों को जब लीन सीजन होता है नदी का, उसको खाली जगह दिखती है, तो उनको लगता है भाई यहाँ पर तो खाली जगह है, इसका कोई माई बाप नहीं है, चलिए हम ही लालच के रहते, हम वहां जाके कुछ ना कुछ। लेकिन ये तो आम लोगों की बात है, लेकिन अगर सरकारों की बात भी कर लें, प्रशासन की बात कर लें, बिल्कुल। वहां पर हमें अक्षरधाम मंदिर बना दिया गया है और साथ में कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज बना दिया गया था। सरकारें ये काम कर रही हैं, आम आदमी क्या करेगा? एग्जैक्टली। अगर कानून होता तो सरकार भी ये नहीं कर सकती थी। जी। ठीक है ना, सरकार ये जो कर रही है, पहली बात तो सरकार ही गलत काम कर रही है। उससे बड़ा गलत काम ये है कि कानून नहीं बना रही, जबकि ऐसे कानून के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट में 2002 से फाइल अटकी हुई है। ठीक है। 2002 में ये फाइल शुरू हुई थी कि कैसे पर्यावरण एक्ट के अंतर्गत किसी भी नदी के खादर को स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन दिया जाए। ठीक है। वो फाइल आज भी 10 साल से ज़्यादा हो गया, आज भी वो बंद पड़ी है। क्यों? कोई पूछे? हम तो ये कहेंगे कि अगर बाढ़ से किसी को नुकसान होता है, अगर बाढ़ से किसी ने अनजाने में कोई चीज़ बनाई और उससे उसको नुकसान होता है, इसके लिए डायरेक्टली जिम्मेवार है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। ठीक है। क्योंकि वो 2002 से वो काम नहीं कर पा रही, जिसके कारण लोगों को परेशानी हो रही है। ठीक है। तो यहाँ पर पर्यावरण मंत्रालय पर सीधा सीधा सवाल उठ रहा है और साथ में गोपीदत्त जी भी बैठे हैं, उनसे बात करूंगा। गोपीदत्त जी, आपका जो मुख्य उद्देश्य है, आपका मुख्य उद्देश्य है लोगों को रोकना है, जो अपनी पूजा सामग्री है वो उसके अंदर ना फेंके, लेकिन लोगों को कैसे रोका जाए? ये तो हजारों सालों से देश की परंपरा चली आ रही है। ठीक है, नदियां भी हमारे लिए पूज्य हैं, लेकिन साथ ही साथ उनकी ये जो परंपरा है, लोग इस परंपरा को छोड़ेंगे कैसे? आप समझाएं बुझाएंगे कैसे उनको? हाँ, इसके लिए हमने तकरीबन 12 साल तक इस विषय पर अनुसंधान किया है जी। और अनुसंधान के दौरान जितनी भी धर्म से जुड़े बड़े बड़े लोग हैं, चाहे मुस्लिम में हो, चाहे सिख में हो, चाहे ईसाई में हो, चाहे हिंदुओं में हो, शंकराचार्य लेवल के, इन लोगों से मिल के हम अपने इस कार्यक्रम को समझाएं कि आगे आदिकाल में क्यों क्या होता। पहले आप देख लीजिए, केवल आप 30 साल पीछे चले जाइए, क्या सबके पास ये हक था कि अपने घर में मूर्तियों की स्थापना कर सकूं? क्या इस तरह हम दुर्गा पूजा कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। अब धीरे धीरे जितनी हमको आज़ादी मिलती गई, नतीजा क्या हो, आज़ादी को हम सही इस्तेमाल न करके उसको हम एक मजाक, एक इंजॉय, एक खुशियाँ मनाने की एक तरीका बना लिए। भगवान से हम आराधना करते हैं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, राष्ट्र के, समाज के लिए हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि हम लोग सुख सुविधा रहे, न कि हम उसको भगवान को सामने करके डिस्को करें। तो इस तरह जो कल्चर आ गया, जिसके वजह से घर घर में पूजा होने लगा और उस सामग्री को डालने लगा, तो हम लोग ने एक तरीका बनाया था और बनाया हुआ है जिससे कि लोग इसको मानने को तैयार हैं और मान भी रहे हैं। क्योंकि 51A के अंतर्गत हमें संविधान ने हक दिया है कि हम राष्ट्र के लिए क्या कर सकते हैं, ये हमको सोचना चाहिए। और उसके अंदर उसमें जो बहुत सारे कॉलम है, उसमें बी में है कि जो है
आप जो है जबरदस्ती, अगर नदियों को कोई प्रदूषित कर रहा है तो आप उसको जबरदस्ती रोक सकते हैं। जी, एक हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं अमृतसर से जी। सुमन जी, आपका स्वागत है और अपनी बात रख सकते हैं आप। मैं मिश्रा से बात करनी चाहूंगा। जी जी दोजे नदी है जहाँ पर गंगा, अपना जमुना जी, जी हमारे हमारे जहाँ संत जी हैं सीचेवाल जी, जी जी पंजाब सोहन जी में। जी उन्होंने एक गंदा नाला था एक, जी उसका पानी फर्स्ट क्लास कर दिया। ठीक है, काली वेई की बात कर रहे हैं आप। गांव वालों को, संत सीचेवाल जी हैं पंजाब में, जी 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 उन्होंने इधर गंदा नाला था, लोगों ने वहां पर अपना गंदगी बहा के गंदा नाला बना दिया था। जी जी उस नहर को सीचेवाल जी ने सारे गांव वालों को साथ में मिलाया, जी तो सारा जो गंदा नाला था ना, आज 20 गांव के लोग पानी पी रहे हैं उसका। ठीक है। और 20 गांव के लोग जो जमीन है उसको, उसकी खेती बाड़ी भी कर रहे हैं वो लोग। तो ये एक समाज सेवी है संत सीचेवाल जी, उन्होंने सब कुछ किया, सरकार ने क्या इसमें कोई हेल्प वगैरह की थी? सरकार क्या करेगी? सरकार अब उनकी हेल्प कर रही है। अगर ये लोग जो सरकार में बैठे हुए हैं, जी जो अगर 1 लाख रुपया भी जुर्माना कर दें इनको, जो कारखाने वाले हैं जहाँ जो गंदगी डालते हैं उनको 500 रुपया भी जुर्माना कर दें, तो 1-2 केस ऐसे करें, ये सारा स्वर्ग बन जाएगा दिल्ली का पानी। जी जी सोहन जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए और इतना महत्वपूर्ण सुझाव देने के लिए। तो सोहन जी कह रहे हैं कि अगर आम लोग अपना फर्ज समझें और सरकार भी सही तरीके से रिएक्ट करे तो काफ़ी हद तक सुधार हो सकता है। यमुना की सफाई